अस्सलाम वालेकुम। पिछले दो लेक्चर्स में हमने सीवीपी एनालिसिस के डिफरेंट टॉपिक्स को देखा। हमने देखा कैसे सीवीपी एनालिसिस को हम यूज़ करके ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड और इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू दैट नीड्स टू बी अचीव्ड टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। फिर हमने उसको फर्दर लेकर गए और हमने कहा कि किसी भी बिजनेस का पहला टारगेट ब्रेक इवन करना होता है। तो पहली एनालिसिस चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है, ये फाइंड आउट करना कि यार मुझे कितनी क्वांटिटी सेल करने की ज़रूरत है कि मैं ब्रेक इवन कर जाऊं, या फिर कितने डॉलर्स की सेल करने की ज़रूरत है तो मैं ब्रेक इवन कर जाऊं। लेकिन चूंकि हम लोग भी समझते हैं कि बिजनेसेस जो हैं वो ब्रेक इवन करने के लिए तो स्टार्ट नहीं किए जाते, ऑल्दो ब्रेक इवन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेज या फेज होता है, क्योंकि असल प्रॉफिट जो है उसके बाद शुरू होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। तो फिर हमारे सीवीपी एनालिसिस में हमारी जो अगली ऑप्शन थी वो ये थी कि अगर हम एक स्पेसिफिक टारगेट प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं तो उस टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, कितनी बेचनी पड़ेगी इनफैक्ट, और वो यूनिट्स में कितनी होगी और सेल्स डॉलर्स में कितनी होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब हम प्लान करते हैं, हम चाहते हैं हम कि जी हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो। अब वो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि कितने यूनिट्स बेचेंगे तो हमें 1 लाख का प्रॉफिट होगा, कितने डॉलर्स की सेल करेंगे या कितने 100 या 1000 की सेल करेंगे कि हम हमें ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो सके। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो इन दोनों चीज़ों को कवर करता था, ब्रेक इवन पॉइंट भी बताता था। फिर उसके बाद अगर हम फर्दर एक प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं तो उस प्रॉफिट को हम अपने फार्मूला में प्लग इन करते थे, तो हमारे पास निकल आती थी वो क्वांटिटी जिससे जिस जो हमें रिक्वायर्ड होती थी उस प्रॉफिट लेवल को अचीव करने के लिए। फिर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, जिसमें उसने आपको चूंकि आपका फॉर्मूला बात करता है प्री टैक्स प्रॉफिट की, जो हमारा फॉर्मूला है क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्री टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी माइनस वी या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब वो जो फिगर है, वो जो ऊपर प्रॉफिट हम फिक्स कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं, दैट इज प्री टैक्स। तो हमें एक क्वेश्चन हमने ऐसा देखा पीछे जिसमें उसने हमें रिक्वायरमेंट में प्री टैक्स प्रॉफिट बताने के बजाय पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की फिगर दे दी कि जी मैं चाहता हूं मुझे सारे टैक्सेस देने के बाद 1 लाख रुपया बचे। अब आपका फॉर्मूला कौन से बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है वो जिसमें से भी टैक्स कटना है। और आप अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, वो प्रॉफिट चाहिए जो टैक्स कटने के बाद बचे। तो उसका हमने पिछली बार डिस्कस किया था, वो आप पिछली स्लाइड्स देख सकते हैं कि फिर हमें उस आफ्टर टैक्स अमाउंट को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वन और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 - टैक्स रेट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारी जगहों पे आपको इस्तेमाल होगा जहां पे आप रिवर्स जाना चाहते हो, एक फिगर जिसमें से ऑलरेडी कोई परसेंटेज माइनस हुई हुई है उसमें जब वापस ऐड बैक करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये तो कुछ चीजें थी जो हमने सीवीपी एनालिसिस की ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब सीवीपी एनालिसिस में कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ मेजर ऑफ हाउ फार past the break-even point a company is operating or plans to operate. It can be measured in 3 ways. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? देखें, हमने क्या कहा था, किसी भी बिजनेस का पहला टारगेट क्या है? वो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना चाहता है, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाना चाहता है। और किसी वक्त भी जब बिजनेस चल रहा है, बेशक प्रॉफिट भी आ रहा है, तो हमारे जहन में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रहता है। क्यों? क्योंकि हमें हर वक्त ये डर होता है कि अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चले गए तो हम लॉस में होंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली हमें क्या बताता है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट से कितना
ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो जो अमाउंट है वो हमारे पास मार्जिन है सेफ्टी का। मतलब लेट्स से मैं ब्रेक इवन पॉइंट करता हूँ 1000 यूनिट्स के ऊपर, और मैं इस वक्त 1200 यूनिट्स बेच रहा हूँ। इसका मतलब है मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 200। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सेल 200 यूनिट से कम भी हो जाए, नीचे भी हो जाए, तो मैं फिर भी ब्रेक इवन पर आऊंगा, मुझे लॉस नहीं होगा। इसका मतलब है मेरे पास इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स भी होता है, मतलब सेल्स डॉलर्स में भी, यूनिट्स में भी। इसको कैलकुलेट करने के 3 वेज हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। पहला तो सिंपल तरीका है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल और एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। जिस तरह भी हमने बात की थी कि जी एक्चुअल यूनिट्स लेट से मेरी सेल कितनी है 1500, या एस्टिमेटेड कितनी है 1500 सेल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं सेल कर लूंगा, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 1000। तो इसका मतलब है 1500 लेट से मैंने अभी सेल कही थी, तो 1500 यूनिट्स माइनस 1000 यूनिट्स, 500 इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, तो आपका इसका मतलब है कि 500 यूनिट्स की मेरे पास मार्जिन है। अगर मेरे इतने यूनिट्स नीचे भी आ गए तो मैं फिर भी अपना ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर दूसरी वही चीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स। मतलब मैं अगर ये चाहता हूँ कि यार मैं सेल्स डॉलर्स में बात करूँ, तो मैं कितनी मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि इस वक्त मेरी सेल जो है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है लेट्स से 1 लाख, 1 लाख रुपए के ऊपर, और मेरी करंट सेल्स कितनी है 12 लाख, सॉरी 1,20,000 की। 1 लाख मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, 1 लाख डॉलर या 1 लाख रुपए, ये मेरा है सेल। मतलब 1 लाख की सेल करता हूँ, यूनिट्स की बात नहीं हो रही, डॉलर्स या रुपयों की बात हो रही है। 1 लाख रुपए की अगर चीजें बेचता हूँ तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट कर पे हूँ। लेकिन अगर मैं इस वक्त मेरी सेल कितनी हो रही है 1,20,000, इसका मतलब है मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 1,20,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स जो कि 1 लाख है, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स 20,000 है। इसका मतलब है अगर मेरी सेल में 20,000 रुपए की कमी भी आ जाए तो मैं फिर भी ब्रेक इवन कर जाऊंगा। और तीसरी चीज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऊपर वाली दो चीजों को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का मतलब है जो अभी हमने ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल और एस्टिमेटेड यूनिट्स। क्या मतलब कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, जिस हमारी पहली एग्जांपल में हमने कहा 1500 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, 1000 यूनिट जो है वो हमारा 1000 यूनिट्स जो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट है, इसका मतलब है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया था 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल और एस्टिमेटेड यूनिट्स, एस्टिमेटेड यूनिट्स या एक्चुअल यूनिट्स कितने थे 1500, तो 500 डिवाइडेड बाय 1500 मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 33%। मतलब अगर मेरे 1500 यूनिट जो मैं बेच रहा हूँ इनमें 33% कमी भी आ जाए तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर ही रहूंगा। इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। ये यूनिट्स के लिए भी कैलकुलेट हो सकती है और डॉलर्स के लिए भी। जिस तरह दूसरी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर मेरी 1 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट है 1 लाख डॉलर का, और 1,20,000 डॉलर की मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स मेरा कितना था 20,000, और एस्टिमेटेड कितनी थी, एस्टिमेटेड मेरी सेल्स कितनी थी 1,20,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये तकरीबन बन जाता है 15%। विच मीन्स कि अगर मेरी जो 1,20,000 की सेल है इसमें तकरीबन 15% की कमी भी आ जाए तो मैं फिर भी ब्रेक इवन कर दूंगा। तो मेरी
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज में बताती है कि कितने परसेंट मेरी यूनिट्स सोल्ड कम हो जाएं या सेल्स डॉलर्स में रेवेन्यू कम हो जाए, मैं फिर भी ब्रेक इवन पॉइंट पे रहूंगा। जी, अब वही जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा चल रहा है, वो कह रहा है सपोज दैट बिल्स ब्रीफकेस हैज बजटेड नेक्स्ट ईयर्स सेल एट 5000 यूनिट्स, compute all three measures of the margin of safety for bill, recall that P is equal to 200, V is equal to 80, fixed cost is equal to 360,000, the break even point in units was 3,000 and the break even point in sales is 600,000। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले जिसमें वेरिएबल प्राइस 200 थी, वेरिएबल कॉस्ट 80 थी, फिक्स कॉस्ट 360 थी। ब्रेक इवन पॉइंट हमने जब यूनिट्स में निकाला था तो हमारा 3000 था, और जब हमने सेल्स में निकाला था तो वो 6 लाख था। अब वो कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो तीनों हमने मेजर्स अभी देखे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स डॉलर्स, और फिर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है, वो तीनों इसके कैलकुलेट करें। तो पहला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सिंपल था, क्या था? एस्टिमेटेड सेल्स जो कि हमारी कितनी है? 5000 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 3000, तो आपका इसका मतलब है 2000 जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इन यूनिट्स, विच मीन्स कि इस वक्त इनकी सेल्स जो करंट सेल्स का लेवल है 5000 का, उसमें से 2000 यूनिट्स कम भी सेल हों तो फिर भी आप ब्रेक इवन कर जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इन डॉलर्स की बात करें तो जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो था $600,000, और इस वक्त कितनी सेल्स एस्टिमेटेड है या हो रही है? वो 5000 यूनिट्स, और प्राइस कितनी है 2। इसका मतलब है 5000 मल्टीप्लाई बाय 200, ये 1 मिलियन बनेगा, 10 लैक्स बनेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स 6 लैक्स है, और एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? 10 लाख की। इसका मतलब है 4 लाख जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। मतलब आज या एक्सपेक्टेड जो सेल्स हैं वो 10 लाख की हैं। अगर हम 10 लाख के टारगेट को अचीव नहीं भी कर पाते तो हमारे पास 4 लाख का मार्जिन है, मतलब 10 लाख के बजाय 9 लाख हो जाए हम फिर भी प्रॉफिट में होंगे, 8 लाख हो जाए हम फिर भी प्रॉफिट में होंगे, 7 लाख हो जाए हम फिर भी प्रॉफिट में होंगे, 6 लाख हो जाए तो फिर हम ना प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में होंगे। मतलब हमने जो हमारा जो एस्टिमेटेड सेल्स है उससे 4 लाख का गैप जो है हमारे पास मार्जिन है सेफ्टी का, कि अगर हमारी सेल्स हमारे एक्सपेक्टेड सेल्स से 4 लाख से कम भी हो गई तो हम भी फिर भी ब्रेक इवन कर लेंगे। और इसी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकाली जाए तो वो 2000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट्स, या फिर 400,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड, या ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ये जो 200 ये बनती है 1 मिलियन बनती है। ठीक है। ठीक है। तो ये 1 मिलियन बनता है, 400,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन 40%, 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5000 यूनिट्स, ये दोनों 40%। इसका मतलब ये है, ये जो इस जो अगली बार की फोरकास्ट है, बिल्स ब्रीफ केस की जो अगले साल की बजटेड सेल्स हैं कि जी हम 5000 यूनिट्स बेचेंगे, तो हम अगर अगर हम ये देखें, हमारा ये अगर एस्टिमेट 40% से, मतलब हमारे पास मार्जिन कितना है 40%, मतलब 5000 के टारगेट को अगर हम 40% कम भी हमारा हो जाए फिर भी हम ब्रेक इवन कर जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वही बात, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी टेल्स बिल हाउ फार सेल्स कैन डिक्रीज बिफोर प्रॉफिट्स गो टू जीरो। कहता है कि कितना कितनी सेल कम होगी, होगी जिसके बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो जीरो
हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा डिक्रीज होगी तो फिर हम लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे। एक और अ, जो आपका फैक्टर है, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। Degree of operating leverage measures the extent to which the cost function is comprised of fixed cost. आपने देखा हर टोटल कॉस्ट दो चीजों पे डिपेंडेंट थी, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट वाज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है कि एक कॉस्ट फंक्शन जो है वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है फिक्स कॉस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, क्योंकि वो आपको इनकर होनी ही होनी है। ठीक है, तो कहता है जी, अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। मतलब अगर आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है, इसका मतलब है आपकी जो कॉस्ट फंक्शन है, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज कब हाई होगा? जब फिक्स कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होगा टोटल कॉस्ट में। Businesses operating at a high degree of operating leverage face higher risk of loss when sales decrease। वो कहता है जिन कंपनीज के फिक्स कॉस्ट ज्यादा हैं वो ज्यादा ज्यादा उन्हें लॉस होने का चांस होता है जब सेल्स डिक्रीज होती है। मैंने याद है आपको एग्जांपल दी थी, फूड एक फैक्ट्री जो फिक्स मतलब कि बहुत बड़े मशीनरी और प्लांट लगा के फुटबॉल बनाना शुरू कर देती है। उसमें क्या है, उनकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम थी। मतलब हर फुटबॉल बनाने की कॉस्ट कम आ रही है, फुटबॉल को डायरेक्टली बनाने की कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो सारा सेटअप है वो बहुत महंगा है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर सेल्स गिर जाएं, जब सेल्स गिर जाएं तो क्या अब इस कंपनी की फैक्ट्री की मेंटेनेंस, प्लांट, वो टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट, वो सारी बहुत ज़्यादा है। अब अगर सेल्स कम होंगी ना तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि इनकी फैक्ट्री मौजूद है, ये इसको बंद नहीं कर सकते। वेयर एज जो लेकिन इसका अगर ऑपोजिट बात करें कि अगर सेल्स एकदम हाई हो जाएंगी तो क्या है, मतलब आप 10,000 यूनिट के बजाय 20,000 यूनिट सेल करना शुरू हो गए हो। अब आपकी फिक्स कॉस्ट तो सेम है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी बहुत कम है। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ी है उस सेल्स को बढ़ाने के लिए आपका वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा खर्चा हुआ है। जब थोड़ा खर्चा होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। इसका मतलब है जिन कंपनीज की फिक्स कॉस्ट हाई होती है, ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होती है, उन कंपनीज का क्या मामला होता है कि अगर तो सेल्स गिरे तो इनको नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, और अगर सेल्स एकदम बढ़े तो इनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह मतलब ये फुटबॉल वाली एग्जांपल में ही देखें कि एक 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 कंपनी है, उन्होंने मैनुअल लेबर बिठाई हुई है, वो हाथ से फुटबॉल सीखते हैं, और हाथ से फुटबॉल सीखते हैं। लेट्स से अगर हम सिर्फ अभी फुटबॉल बनाने की कॉस्ट देखें तो उनको फुटबॉल बनाने की कॉस्ट, लेट्स से मटेरियल और वो जो लेबर लग रही है वो उन्हें 100 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इनकी फिक्स कॉस्ट कोई नहीं है। वेयर एज दूसरी कंपनी जो है वो उनको डायरेक्टली फुटबॉल बनाने 50 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन उनकी फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपए महीना। अब क्या होगा, अगर तो सेल कम हो जाएगी इसका मतलब है उनका उनका फुटबॉल कम बिकेंगे। अब फुटबॉल तो कम बिक रहे हैं लेकिन वो 50,000 महीने की सेल जो है, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो देनी देनी है। इसका मतलब है इस कंपनी को एकदम बहुत ज्यादा लॉस होगा सेल गिरने पे। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी कंपनी थी जिसने मैनुअल लेबर बिठाई हुई थी, वो क्या करेगी, वो बंदों को ले ऑफ कर देगी, उनको तनख्वाहें देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी वेरिएबल कॉस्ट हाई है। मतलब उनका फुटबॉल 100 रुपए का बनता था, लेकिन क्या है अब नहीं बिक रहा तो उन्हें बनाने की जरूरत ही है, वो नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरे केस में 50,000 महीने का जो लेट से अगर फैक्ट्री की कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है ही है, तो उसको वो चेंज नहीं कर सकता। तो
फिर जहां फिक्स कॉस्ट हाई होगी वहां सेल कम होने पे नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन जब सेल बढ़ेगी तो जब सेल बढ़ेगी, लेट से 10,000 से 20,000 सेल हो गई है, तो अब फिक्स कॉस्ट वाले के हर एडिशनल फुटबॉल कितने का बन रहा है? 50 रुपए का। और इधर मैनुअल वाले की अगर सेल बढ़ेगी, उसका हर एडिशनल फुटबॉल अभी भी 100 रुपए का बन रहा है। इसका मतलब है सेल जब ऊपर गई है तो मैनुअल वाले को इतना फायदा नहीं होगा जितना फिक्स कॉस्ट वाले को होगा। तो ये चीजें आपने असेस करनी है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये चीज़ें आप एनालिसिस यूज़ करोगे कि आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को क्या मॉडल सूट करता है। इसकी हम आगे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी देखते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो 3 मेथड से कैलकुलेट होती है। और ये तीनों फार्मूलाज आपको आने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो डेटा होता है वो डिफरेंट तरीके से गिवन होता है, और आपको इन तीनों में से कोई एक भी मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है उसका पहला फार्मूला तो सिंपल है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, याद है P माइनस वी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। ठीक है, एक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आपको अगर सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कर देंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको डायरेक्टली भी दे सकता है और आपको प्राइस भी दे सकता है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे सकता है, तो आप P माइनस वी करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल सकते हो। और प्रॉफिट आपको जिस तरह भी वो हो सकता है, प्रॉफिट के लिए भी आपको खुद कैलकुलेट करना पड़े। प्रॉफिट आपको पता है रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में डेटा कैसे देगा। कुछ चीज़ें आपको खुद भी मैनिपुलेट करके इन्फर करनी पड़ेंगी। दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट प्लस 1। इसका मतलब है क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन होगी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट और +1। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पता चल जाएगी। और इसी तरह जो आपका थर्ड फॉर्मूला है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज जो है वो भी हमने कैलकुलेट करना देखी थी। तो अब देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इन तीनों मेथड से किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जी, अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। और वो जो तीनों मेथड्स हमने अभी तीनों फार्मूलाज देखे हैं, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो तीनों फार्मूलाज इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आपका वही क्वेश्चन है कि जी ब्रीफ केसेस, सपोज दैट बिल्स ब्रीफ केसेस इज बॉट बजटेड, हैज बजटेड नेक्स्ट ईयर सेल्स एट 5,000 यूनिट्स, मतलब अगले साल की जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो कितनी है? 5,000 की। कंप्यूट बिल्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, recall that P is equal to 200, V is equal to 80, fixed cost is equal to 360, and the margin of safety percentage at 5,000 units जो भी हमने पीछे कैलकुलेट की वो 40% है। अब हमारे 3 फार्मूलाज हैं। हमारा जो पहला फार्मूला है उसमें हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर प्रॉफिट। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो जहाँ तक कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात है, याद रखें ये पर यूनिट की बात नहीं है, क्योंकि देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट से डिवाइड हो रहा है। अब जब प्रॉफिट से डिवाइड हो रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट नहीं होता, प्रॉफिट चूंकि फिक्स कॉस्ट तो ओवरऑल यूनिट्स के ऊपर निकलेगा प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट ओवरऑल यूनिट का है, ओवरऑल सेल्स का है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी पर यूनिट नहीं होगा, वो ओवरऑल ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको आपको पता है कि जी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो होता है P माइनस वी पर यूनिट। मतलब 200 की प्राइस है, 80 की वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो 120 है। उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें जो एक्सपेक्टेड सेल्स है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा 600,000 आपका 5,000 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, फिर दूसरा जो हमें पहले फॉर्मूला के लिए चाहिए वो हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमारे क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू कितना हो गया?
5000 यूनिट्स हैं और पर यूनिट जो प्राइस है वो 200 है, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 200, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया 10 लाख का। ठीक है, फिर उसमें टोटल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट 80 है, टोटल यूनिट्स कितनी है 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 80 आपकी हो गई 400,000, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद आपने उसमें से माइनस करनी है टोटल फिक्स कॉस्ट, वो 360,000 है। इसका मतलब है जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है 2,40,000। मतलब जब 5000 यूनिट बिकेंगे, प्राइस 200,000 होगी, सेल वेरिएबल कॉस्ट 80 होगी और फिक्स कॉस्ट 360 होगी, तो जो प्रॉफिट होगा 5000 यूनिट्स की सेल्स लेवल के ऊपर वो कितना होगा 240,000। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज का पहला फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि 6 लाख है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वो 240, तो आपका पहले फॉर्मूला से ऑपरेटिंग लेवरेज बन गया 600,000 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू 2.5। अब अगले दोनों फॉर्मूला से भी ऑब्वियसली यही आंसर निकलना है, लेकिन हम वो भी देख लें। दूसरा फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट ओवर प्रॉफिट प्लस 1। फिक्स कॉस्ट क्या है 3,60,000, प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 2,40,000 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना बन गया 2.5। और फिर आखिरी फॉर्मूला था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, वो था 1 ओवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है 40%, तो 1 ओवर 40% को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 2.5 बनता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तीनों फॉर्मूलाज आंसर तो सेम आएगा। अब डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में अगर सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे परसेंटेज दे देता है तो आप सिर्फ इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर वो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट बता देता है, फिक्स कॉस्ट का जिक्र ही नहीं करता, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको वो आपको बताता है फिक्स कॉस्ट बता देता है और आपको प्रॉफिट बता देता है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला, डेटा क्या गिवन है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब असल बात यह है कि इस 2.5 का मतलब क्या है, इस 2.5 को हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, 2.5 का मतलब क्या है इसको हम देखते हैं। Whether the degree of operating leverage shows the sensitivity of profits to changes in sales। हमने अभी डिस्कस किया था ना, हमने कहा जी जिसकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी जब सेल्स बढ़ेंगी तो उनको प्रॉफिट कम होगा, जब से लेकिन जब लॉस होगा तो उनको लॉस भी कम होगा। इसी तरह जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है ज़्यादा है उसको सेल कम होने में नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन सेल बढ़ने पे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा, इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करें तो जब हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5 है, इसका मतलब क्या है कि on the prior slide Bill's degree of operating leverage was 2.5 and profits were 240,000। इसका मतलब है अगर ऊपर इफ एक्सपेक्टेड सेल्स वर टू इंक्रीज टू 6,000, मतलब हमने 5,000 यूनिट के ऊपर सारी कैलकुलेशन की थी, अगर यही 5,000 के बजाय हमारी सेल 6,000 यूनिट हो जाए, मतलब हमारी सेल कितनी ज्यादा हो गई 1,000 यूनिट, इंक्रीज कितना है 20% का, मतलब 5,000 से सेल इंक्रीज हो गई 20% से, सेल 5,000 से इंक्रीज होके 5,000 से इंक्रीज होके 6,000 होगी। इसका मतलब है सेल्स में कितना इजाफा हुआ है 10% का 20% का, सेल्स में इजाफा हुआ है 20% का। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 2.5 है, इसका क्या मतलब है, अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2.5% है तो सेल्स में तो इजाफा 20% का हुआ है,
लेकिन प्रॉफिट में जो इजाफा होगा वो कितने का होगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 50%। मतलब सेल में इजाफा हुआ 20% का, लेकिन प्रॉफिट में इजाफा होगा 50% का। प्रॉफिट जहां 240,000 होना था उसकी जगह कितना प्रॉफिट होगा? 3,60,000। अगर यही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होता, जो हमने पीछे कैलकुलेशंस किए हैं ना, अगर हमारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होता, इसका क्या मतलब था? 20% सेल अगर इंक्रीज हुई है तो प्रॉफिट भी 20% ही इंक्रीज होता। लेकिन अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 से ज्यादा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट सेल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुकी हुई है। अब हर बढ़ते से यूनिट ने जो बिकना है उसमें प्रॉफिट में इजाफा करना है। तो जहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। इसका मतलब है जब सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन वो तो कम बढ़ेगी। इस वजह से जो प्रॉफिट में इजाफा होगा वो सेल से ज्यादा होगा। सेल बढ़ी 20% की, प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 50% का। इसी तरह अगर सेल, जैसा हमने कहा था ना कि जहां फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, प्रॉफिट फायदा भी ज्यादा होता है तो नुकसान भी ज्यादा होता है। अब यही सोचो कि अगर ये यूनिट 5,000 के बजाय सेल होती 4,500 यूनिट्स की, इसका मतलब है इतना डिक्रीज हुई। हमारी एक्सपेक्टेशन थी सेल की 5,000 यूनिट्स, उस पे जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो 2,40,000 का था। अब सोचो, अज्यूम करो कि 5,000 की सेल नहीं हुई, कितने यूनिट्स की सेल हुई है? 4,500 की। मतलब 500 का डिफरेंस है। 500 को जब डिवाइड करते हैं 5,000 पे, इसका मतलब है हमारी एक्सपेक्टेशन से 10% सेल कम हुई है। अच्छा, 10% सेल कम हुई है तो प्रॉफिट में भी 10% की कमी आनी चाहिए। वो तब आती है अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 होता। हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था? 2.5। इसका मतलब है सेल में कमी आई 10% से, लेकिन प्रॉफिट में कमी आएगी 25% से। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है कि जैसे सेल्स चेंज होंगी तो आपके प्रॉफिट्स किस तरह चेंज होंगे। ठीक है, जितना डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा, सेल के चेंज होने से प्रॉफिट उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक्चुअल यूजेज। अब कुछ चीज़ें हमने जहन में रखनी है, हमने पहले भी डिस्कस की थी कि सीवीपी एनालिसिस के लिए एक तो ये कि रेलेवेंट रेंज होना ज़रूरी है। रेलेवेंट रेंज का मतलब है सीवीपी एनालिसिस assumes that cost and revenues are linear within a relevant range of activity, which means कि एक ये हमने चैप्टर नंबर 2 जब किया था तो हमने वहाँ पे भी, याद है आपको, स्टेप वाइज लीनियर कॉस्ट और रेलेवेंट रेंज डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि एक एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जो हमारा पैटर्न है वो होल्ड करता है। मतलब फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट जा रही है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट जा रही है। तो सीवीपी एनालिसिस हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उस रेंज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारी जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं वो लीनियर हो, मतलब वो कांस्टेंट हो पर यूनिट, और ओवरऑल लीनियर हो। Linear total revenues means that selling price per unit are constant and the sales mix does not change। वो कहता है कि लीनियर टोटल रेवेन्यूज का मतलब है पर यूनिट प्राइस जो है वो सेम है, चेंज नहीं हो रही और कांस्टेंट है। ऑफरिंग वॉल्यूम डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स वॉयलेट्स दिस assumption। इसका मतलब है अगर हम ये कहते हैं ना कि जी एक लोगे तो 10 रुपए का, दो लोगे तो 9 रुपए का, 3 लोगे तो 8 रुपए का पर यूनिट। इसका मतलब है अगर आप इस किस्म की सेलिंग प्राइस हर यूनिट के साथ चेंज कर रहे हो तो फिर सीवीपी एनालिसिस आप नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि सीवीपी एनालिसिस जो है फिक्स प्राइस और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट के लिए अप्लाई होता है। इसी तरह जो कॉस्ट की बात, लीनियर टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर
ऑल्सो कांस्टेंट। जो मैंने पहले बात की थी कि फिक्स कॉस्ट, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होनी रेलेवेंट रेंज के अंदर, और दूसरा इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट भी जो है पर यूनिट जो है वो सेम रहेगी, और टोटल जो है वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी। If worker productivity changes as activity level change, then variable cost per unit are not constant. इसी तरह वो कहता है कि अगर आपकी लोगों ने तेज काम करना शुरू कर दिया है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, तो इन दैट केस हमारा सीवीपी एनालिसिस हम नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये अजम्पशंस जो हैं सीवीपी एनालिसिस में रखनी होंगी। फिर इसी तरह these assumptions may induce a small relevant range। वही बात कि हमें इस सीवीपी एनालिसिस में अपनी relevant range के अंदर रहना होगा, और हमें फिगर्स अपनी रीचेक करनी होगी। ठीक है, लीनियर सीवीपी एनालिसिस में बी इनअप्रोप्रिएट इफ linearity assumptions hold only over small ranges of एक्टिविटी। वो यही बात कर रहा है कि अगर आपके बहुत, जैसा हमने रेलेवेंट रेंज डिस्कस की थी कि यार 0 से लेके 50,000 यूनिट्स जो हैं वो आपकी रेलेवेंट रेंज है, उसके बाद आपकी assumptions चेंज होंगी। ठीक है, अगर तो आपकी रेलेवेंट रेंज 0 to 50,000 इनफ यूनिट्स हैं तो इसके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपकी हर 2000 या हर 1000 यूनिट्स के ऊपर आपकी assumptions चेंज हो रही हैं, तो फिर आपके लिए सीवीपी एनालिसिस जो है वो फीजिबल नहीं है। तो इसी तरह ये हमारा सीवीपी एनालिसिस का चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सी ऑनलाइन पे अपलोड भी कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस को मैं खुद भी सॉल्व करके तो अपलोड करूंगा। बाकी आपको किसी किस्म का जो भी कोई क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे अपनी स्पेसिफिक क्वेरी भेजते रहा करें। आपने देखा है मैं उसी तरह ऑडियो मैसेज में उसी वक्त आपको आपकी क्लैरिफिकेशन, जो भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है मैं उस पर आपको क्लैरिफिकेशन भेजता रहूँगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी भेजूंगा, और न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करके कुछ जो है वो आपको दिखाऊंगा। बाकी आपने उन प्रैक्टिस क्वेश्चन से खुद देख के करने होंगे।